शादी के मंडप पे आपको एक खूबसूरत जोड़ा नजर आ रहा है। बेहद ही खूबसूरत दुल्हन अपने होने वाले पति के ऊपर वरमाला डालने के लिए तैयार खड़ी है। दोनों ही दुल्हा दुल्हन खुश नजर आ रहे हैं। आसपास जितने लोग हैं वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये शादी संपन्न हो। और जो शादी की जो पूरी जो समारोह है, इसकी जो वीडियोग्राफी है, हमने आपके सामने बिल्कुल रॉ फुटेज रखने की कोशिश की है, लेकिन तस्वीरों की यही फ्रेम बदलते ही है और उसी स्टेज पर, जिस स्टेज पर दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे के ऊपर वरमाला डालना था, वहां पर खाकी वर्दी वाले पहुंच जाते हैं और स्टेज को उधेड़ना शुरू कर देते हैं, मानो किसी चीज की वो तलाश कर रहे हो। वो एक एक चीज को उकट कर निकाल कर सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। तब जाकर उन्हें एक छोटा सा एक खोखा मिलता है जो कि एक पिस्तौल से चलाया गया था। दरअसल कहानी बहुत ज्यादा भयावह है, रोंगटे खड़े करने वाली है, क्योंकि जब शादी के वक्त पर वरमाला डालने जा रही थी दुल्हन, तभी उसकी अचानक से मौत हो जाती है। जो कातिल है वो शादी समारोह में ही मौजूद है। और एक ऐसी कहानी जो रिश्तों को दागदार करके रख देगी, एक ऐसे पवित्र रिश्ते जिसमें आप हर किसी को जानते हैं, मामा बोलते हैं, मामी बोलते हैं, वैसे रिश्ते को दागदार करने वाली ऐसी कहानी, जो शादी समारोह में जाकर वो आग बबूला हो रहा था। उसे लग रहा था कि जो दुल्हन, जो उसकी कोई बहन भी हो सकती है, रिश्तेदार हो सकती है, वो कैसे किसी और के साथ पूरी जिंदगी गुजारेगी। और उसी लिए उन्होंने शादी के बीच समारोह में फैसला किया कि मैं दुल्हन को तो मारूंगा ही मारूंगा, लेकिन दूल्हे को भी नहीं छोड़ूंगा। एक ऐसी कहानी जिसमें जो अमीर फैमिली है, दोनों डॉक्टर हैं, हस्बैंड वाइफ जो बनने वाले थे, फिर भी उनकी एक दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, तफसील से जानिए। मध्य प्रदेश के भोपाल की पूरी वारदात है। और जो तस्वीरें आपको दीपक ने दिखाई, इन तस्वीरों में दिखने वाली लड़की का नाम है जयश्री नामदेव, और साथ ही जो बगल में दिख रहे हैं जो उनके होने वाले पति हैं, उनका नाम है रोहित। जो जयश्री हैं वो भोपाल के हामिदिया अस्पताल, बहुत ही जाना माना अस्पताल है, वहाँ पर काम क्या करती थी, बाल जो बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं वो करती थी, और साथ ही साथ जो हस्बैंड उनके होने वाले थे यानी रोहित, वो सर्जन विभाग में अपनी यानी सर्जरी विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे। ये कहानी 2014 की है, जो वारदात घटी 2014 में घटी, लेकिन इसको आज बताने का मतलब, दीपक ने शुरुआत में एक बेहद अच्छी और बेहद ही संगीन लाइन कही, जिसमें कहा गया कि ये जो वारदात है ये रिश्तों को शर्मसार करती है। क्योंकि आज जब ये पूरी आप वारदात समझेंगे, इस पूरी कहानी को समझेंगे, इस केस स्टडी को एक एक करके जब जानेंगे, तो आपको पता लगेगा कैसे इस पूरी कहानी की वजह से भाई बहन का रिश्ता दागदार हुआ। और इसी वजह से इस कहानी को ना सिर्फ हम आज आपको बता रहे हैं, बल्कि इसे इतिहास में भी याद रखा जाएगा किस तरीके से ऑन द स्टेज एक रिश्ते की मर्यादा को तोड़ा गया। दरअसल 8 मई 2014 की बात है। ये जो आप वेन्यू देख रहे हैं, सुंदरवन लिखा हुआ, यहाँ पर नाम भी लिखा है जयश्री वेड्स रोहित, आपको दिख रही है। और ये जो पूरा वेन्यू दिख रहा है, यहीं पर शादी का समारोह चलना था। अब होता क्या है, देखिए, जो जयश्री है और साथ ही साथ जो रोहित हैं, दोनों हामिदिया अस्पताल में काम करते हैं। जो परिवार है उनमें जो पिता हैं लड़की के, वो इलेक्ट्रिक विभाग में काम करते थे, और लड़के के जो पिता हैं वो सिंचाई विभाग में थे। अब यहाँ पर होता ये है कि दोनों एक दूसरे को अस्पताल के ज़रिए जानते थे, क्योंकि वहाँ पर काम करते थे, घर पर भी बातचीत होती है, तो परिवार भी इस चीज़ के लिए मानते हैं, और एक तरह से अरेंज कम आप समझ लीजिए, शादी होती है दोनों की। अब परिवार वाले जब मिलते हैं एक दूसरे की फैमिली से, लड़के से मिलते हैं, लड़की से मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, और उन्हें लगता है कि काफ़ी अच्छा एक रिश्ता आगे चलेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं दोनों एक जगह पर काम करते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और सब कुछ सही था। तो उसी के तय मुताबिक 8 मई 2014 को शादी की तारीख तय होती है, शाम के करीब 8 बजे। ये जो मैरिज गार्डन आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। यहीं पर लोग, लाइटें लगी हुई थी, चकाचौंध थी, लोग सेल्फी ले रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे, एक दूसरे के हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, और सबको ऐसा लग रहा था कि मानो कितना ही भयावह ये जो दृश्य है, देखने में बेहद अद्भुत लग रहा था। लेकिन उसी स्टेज पर, उसी के आसपास का जो माहौल है वो अचानक बदलता है। दरअसल रात के करीब 11 बजे जब वरमाला, यानी कि जब एक दूसरे के गले में वरमाला डालनी थी दूल्हा दुल्हन को, और जब वो पूरा हो जाता है, वो रस्म पूरी हो जाती है, उसी के कुछ मिनट बाद आप यूँ समझिए कि जो लड़का है जैसे वो दुल्हन के गले में वरमाला डालता है, और जैसे लड़की होने वाले पति के गले में वरमाला डालती है, तभी एक शख्स
उसी भीड़ को चीरते हुए, यानी कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो चकाचौंध वहाँ पर मौजूद है, उसी को चीरते हुए आता है और स्टेज पर चढ़कर सीधे अपने जेब से जो पॉकेट होती है वहाँ से पिस्टल निकालता है और सीधे जयश्री के माथे की तरफ रखता है और फ़ौरन जो है फायर करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो जयश्री पे गोली चलाता है, जो उसकी गोली है वो जयश्री के गले पर लगती है और गले पे भयानक एकदम से खून का जो फव्वारा है वो निकलने लग जाता है। इतना देखते ही जो वहाँ पर होने वाला पति यानी जो दूल्हा खड़ा था, रोहित खड़ा था, वो आगे बढ़ता है ताकि उस आदमी को रोक सके और ऐसे में जो शख्स स्टेज पर चढ़ा था वो फ़ौरन रोहित की तरफ गोली करता है, लेकिन रोहित किसी तरह से जो आपाधापी होती है उसके हाथ को ऊपर करता है, ओपन फायर हो जाता है, तो ऐसे में गोली एक और शख्स को भी लग जाती है। अब रोहित किसी तरीके से उस शख्स को पकड़ता है, काबू में करता है, तो ऐसे में जो भीड़ थी वो उस आदमी पर चढ़ जाती है, उस आदमी को मारा जाता है, पीटा जाता है। जिस शख्स ने उस दुल्हन पर गोली चलाई वहां पर खड़ी जो भीड़ थी, 1 मिनट के लिए वहां पर सन्नाटा पसर गया, लेकिन सबको लगा कि अचानक ये क्या हो गया। तभी जो वहां पर लोग मौजूद थे उस आदमी को इतना मारते हैं कि उसके खून वगैरह सब निकलने लग जाता है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगी, उस वक्त की तस्वीर है उस आदमी की। खून बहुत ज़्यादा लगा है, इसलिए हमने इस तस्वीर को ब्लैक एंड व्हाइट भी किया है। तो इसका मुंह भी सूज गया था उस वक्त। तो ये जब मारपीट हो जाती है, ऐसे में जो दूल्हा है वो परेशान, वो अपनी जो उसकी होने वाली पत्नी थी जो जयश्री है उसका सिर थामे हुए है, उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा है और अचानक जो माहौल है वो सन्नाटेदार हो जाता है, लोगों में गुस्सा फूट पड़ता है और हर किसी की हालत ख़राब होती है कि इतना खुशहाल माहौल था, अचानक से चीज़ें बदल कैसे गई। अब अगला चीज़ें जो होती वो क्या होती हैं, दरअसल होता कुछ ऐसा है कि जो लड़की है जो ज़मीन पर गिरी थी उसको फ़ौरन वहाँ के लोग अस्पताल लेकर जाते हैं। जैसे अस्पताल पहुँचते हैं तो वहाँ पर चीज़ पता लगती है कि जो लड़की है उसके गले में इतने ज़्यादा घाव हो गए, इतनी तेज़ जो है गोली जो है वो हिट की है, जिसकी वजह से उसकी मौत उस वक्त ही हो गई थी, लोगों ने लाने में थोड़ा लेट हो गया। डॉक्टर वहाँ पर उसे मृत घोषित करते हैं और इधर दूसरी तरफ पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस डिटेल निकालने की कोशिश करती है और पुलिस को इस केस में ज़्यादा उलझन भी पैदा नहीं हुई, ज़्यादा इन्वेस्टिगेट भी नहीं करना पड़ा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए जिस वक्त जो लड़का जो कातिल सामने आया था और जिसने गोली चलाई थी उसे भीड़ ने पकड़ लिया था और भीड़ ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था कि वो उस जगह पर बेहोश हो गया था। और जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस जब उस जगह पहुंचती है तो पुलिस ने बड़ी ही आसानी से जिसने गोली चलाई उसको पकड़ लिया। इस पूरे मामले में गवाह भी पुलिस के पास बहुत थे क्योंकि शादी का माहौल था, वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी, तो पुलिस के पास इस पूरे केस में बहुत सारे जो सबूत थे वो पहले से ही मौजूद थे। लेकिन फिर भी पुलिस को सारी कड़ियाँ जोड़नी थी ताकि इस आरोपी को कोर्ट में बड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी, पुलिस ने छानबीन शुरू की, तो सबसे पहले आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं इस जगह पर मतलब जो क्राइम सीन था वहां पर इन्वेस्टिगेट किया गया। साथ ही जो अज्ञात शख्स था यानी जिसने गोली चलाई उसके बारे में जब पता लगाने की कोशिश की गई तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दरअसल ये जो लड़का है जिसने गोली चलाई ये अपने दोस्त की बाइक लेकर सागर से भोपाल आया है और इसको शादी में इनवाइट भी नहीं किया गया था और फिर भी ये किसी तरह से इस वेन्यू में घुसा और इसने गोली चलाई। पहली पुलिस को इनपुट ये मिलती है, लेकिन पुलिस को ये जानना था कि आखिर ये शख्स है कौन। तो सबसे पहले उसको भी अस्पताल ले जाया जाता है क्योंकि उसकी हालत भी ख़राब थी, उसको इतना मारपीट दिया गया था। उसको जब अस्पताल ले जाते हैं, कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो पुलिस की टीम वहाँ पर मौजूद होती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का नाम बताता है अनुराग और पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। फौरन जो अनुराग है वो उठकर खड़ा होता है और वो पुलिस से एक सवाल पूछता है। वो पूछता है कि जयश्री ठीक तो है ना। अब पुलिस को बड़ा अटपटा लगता है कि जिसने हत्या की वो नाम जानता है लड़की का कि उसका नाम जयश्री है और प्लस उसकी भलाई के लिए पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि जयश्री ठीक है। इस पर पुलिस बोलती है कि देखिए जो लड़की थी वो मर गई है। ऐसे में अचानक जो अनुराग था जिसने कत्ल किया था वो पागल हो जाता है और बोलता है कि नहीं, जयश्री मर नहीं सकती, वो मेरी थी, सिर्फ मेरी रहेगी, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इसके बाद पुलिस उसे काबू में लाती है, उससे पूछताछ करती है तो पुलिस से कहता है कि देखिए मैं उससे प्यार करता था और जैसे ही मैंने देखा कि वो किसी और की हो रही है, किसी और के गले में वरमाला डाल रही है, मैं ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सका और मुझे गोली चलानी पड़ी। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी हालत में जयश्री किसी और की हो जाए। जयश्री सिर्फ मेरी थी और मेरी ही रहेगी और मेरे साथ ही रहेगी। यहाँ तक कि वो पुलिस को बताता है कि वो जयश्री को मारना चाहता था, रोहित को मारना चाहता था यानी दूल्हे को मारना चाहता था और उसके बाद वो खुद पर भी गोली चलाना चाहता था। लेकिन उसने पुलिस को बताया कि जब वो खुद पर गोली चलाने वाला ही था तभी लोगों ने उसे कंट्रोल कर लिया, लोगों ने उसे मारपीट दिया जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। अब यहाँ तक पुलिस को एक वर्जन सुनाई दिया कि भाई जो एक जिसने कत्ल किया उसने क्या क्या बोला, लेकिन अनुराग आखिर है कौन, कौन है ये शख्स और क्यों इसने जयश्री को मारा। अगर लव एंगल है तो किस तरह से इनके घर वालों को जानता था, वो एक एक डिटेल कैसे जानता था, वो कैसे जानता था कि होने वाला पति कौन है। तो इस मैटर पर जब पुलिस ने लड़की के पिता से बातचीत करनी चाहिए यानी जयश्री नामदेव के पिता से जब पूछा गया कि क्या आप अनुराग को जानते हैं जिसने आपकी बेटी पर गोली चलाई,
पिता सिर झुकाते हैं और बोलते हैं हाँ, मैं उस लड़के को जानता हूँ। और उसके बाद वो एक ऐसा खुलासा करते हैं जिसे सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। किसी को यकीन नहीं हुआ कि क्या एक भाई अपनी बहन का कत्ल कर सकता है। कत्ल, उसके बाद भी क्या एक भाई अपनी बहन पर गंदी निगाह रख सकता है? क्या एक भाई अपनी बहन को माशूका बनाकर रख सकता है? क्या एक भाई अपने मन में ये सोच सकता है कि उसकी जो बहन है वो उसकी पत्नी बने? इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि जो कहानी है ये भाई बहन के रिश्ते को इस कदर दागदार करती है जिसे जानने के बाद पुलिस वाले भी सदमे में आ गए थे। अब आप आगे सुनिए कि इस पूरी कहानी में जब पिता खुलासा करते हैं तब जाकर कौन कौन सी चीज़ें निकल कर आती हैं और पुलिस को साफ हो जाता है कि ये जो कातिल है इसने किस तरह से, ना सिर्फ इसने आकर ऑन द स्पॉट गोली चलाई बल्कि इसने बाकायदा रिहर्सल की थी, इसने प्रैक्टिस की थी किस तरह से जाकर उस वेन्यू में घुसना है और गोली चलानी है। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जयश्री का भाई ही था। देखिए, ये जो कहानी है, पुलिस वाले हर तरीके से, हर एंगल से जांच पड़ताल कर ही रहे थे। पता क्या लगा कि सागर से बाइक चलाकर उस शादी वाली जगह पर आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हथियार इस्तेमाल किया गया गोली चलाने के लिए वो कातिल ने कहाँ से खरीदा, तो पता लगा 17,000 रुपये देकर किराए पर उसने उस देसी कट्टे को लिया था गोली चलाने के लिए। और इसके लिए बाकायदा उसने रिहर्सल किया, प्रैक्टिस किया कि मुझे अपने शिकार को किस तरीके से शिकार करना है। तो भोला भाला जुनूनी आशिक नहीं है, ये एक पेशेवर कातिल की तरह ये बिहेव कर रहा था। अब जब पुलिस, एक जो टीम है पुलिस को इस तरीके से जांच कर रही है कि रिहर्सल कहां पे हो रहा है, बाइक कहां से लेके आए और ये कहां पर तैनात था, तो आपको बता दूं एक अच्छे बड़े बैंक में ये पीओ की नौकरी कर रहा था। तो पढ़ाई लिखाई भी इसकी अच्छी है, हथियारों की ट्रेनिंग भी ले रहा था और पेशेवर कातिलों से, हथियारों से जो स्मगलर्स हैं उनके साथ ही मीटिंग भी कर रहा था। तो ये आदतन तो अपराधी एक तरीके से पता समझ में आ गया, लेकिन बारी थी मोटिव पता करने के लिए कि क्यों और किस लिए। क्योंकि कातिल कह रहा है कि मैं तो एक तरफा आशिक हूं, मैं तो उससे बेहद प्यार करता था। अब जो पुलिस को एक कहानी समझ में आई कि एक तरफा प्यार के लिए, लेकिन ये कहानी शुरू कहां से हुई, जब पिता के पास जब तस्वीरें दिखाई गई तो पिता क्या कहते हैं, पिता का नाम घनश्याम है। वो कहते हैं कि सर, ये जो कातिल है ये कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी छोटी बहन अंगूरी बाई का बेटा है। पुलिस को लगता है कि आप फिर से बताइए, आप बिल्कुल सोच समझ के तो कह रहे हैं। बोला हाँ सर, ये अंगूरी बाई जो मेरी छोटी जो सगी बहन है जिसकी शादी हमने सागर में करवाई थी, वहां पर मेरी बहन को 2 बच्चे होते हैं, अनुराग और अंबर। उसके बाद ये लोग वहां पर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर ही रहे थे, पुश्तैनी बिजनेस भी था उनका। और अचानक से जो उनकी हस्बैंड है, जो उनकी बहन की जो हस्बैंड है, उनकी मृत्यु हो जाती है और 2 छोटे छोटे बच्चे उस घर पर मौजूद थे। लेकिन बावजूद इसके थोड़ी बहुत जो पुश्तैनी बिजनेस था उससे जो पैसे आ रहे थे उसे गुजर बसर चल ही रहा था। अब ऐसे में जो उनके भाई को लगा कि बड़े भाई होने के नाते अपनी छोटी बहन को ऐसे कैसे छोड़ दें, तो अपने बदौलत वो पढ़ाई लिखाई में बच्चों की जिस तरीके से हो सकता था उस तरीके से मदद भी कर रहे थे। और इसी सिलसिले में सागर से जो अनुराग को वो अपने घर पर पढ़ाई लिखाई के लिए बुला भी लेते हैं। यहाँ पर वो उसे पढ़ा लिखा रहे थे और एक रोज़ जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसी अस्पताल में, जिस अस्पताल में जयश्री काम किया करती थी, उस अस्पताल में वो भर्ती होकर उसका इलाज भी करवाया जाता है। अब जयश्री और जो उसका जो पूरा परिवार था, यानी कि घनश्याम जी का जो पूरा परिवार था, वो इस तरीके से सहानुभूति दिखाते हुए कि देखो हमारी जो बहन है उसके बच्चे हैं, पति नहीं है, तो थोड़ी बहुत सहानुभूति होती है, तो अच्छी तरीके से खातिरदारी भी करते थे, खिलाते पिलाते भी थे और एक थोड़ी सी दुख दर्द के साथ उसके साथ हाँ में हाँ, उसकी छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देना, परिवार की पैसों से मदद करना, जो एक बड़े भाई का फर्ज होता है। लेकिन ये जो अनुराग था, यहां पर इसका रह रहकर दिमाग खराब हो चुका था। वो जयश्री को जयश्री करके या दीदी करके नहीं बुलाता था, जया जया करके बुलाता था। आप कहेंगे कि जया जया बोलने में क्या दिक्कत है, लेकिन जिस तरीके से जया बोलता था, जयश्री को लगा कि इसके मन में एक दीदी या रिश्तेदार वाली भावना नहीं है, ये एक हैवान और एक किसी और गंदी नजर से ये बार बार उसे जया करके बुला रहा है। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। जयश्री अपने परिवार को कुछ नहीं बताती है, लेकिन इधर अनुराग की पढ़ाई लिखाई भी चल रही होती है और खुद जो इसके जो मामा हैं वो सारा खर्च उठा उठाकर इसे पढ़ा लिखा भी रहे थे। और इसी सिलसिले में
ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर उसे पढ़ा लिखा कर कंपटीशन एग्जाम दिलवाकर पढ़ने लिखने में अच्छा था, होशियार था और पीओ का एग्जाम भी, बैंक पीओ का एग्जाम भी क्लियर कर कर एक अच्छी पोस्ट पर तैनात हो जाता है। सागर पे इसकी पोस्टिंग हो जाती है, वापस अपने होम टाउन चले जाता है जहां से आया था। अब जाने से पहले ये बार बार फोन करके जयश्री को कहता कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तुम मेरी बातों को समझो। जयश्री को लगता है कि एक तो रिश्तेदार, एक तो एक जिसे मामा मामी कहता है, उनके बच्चे हैं, उन्हें किस तरीके से बोल रहा है। और जयश्री के लिए कोई भी भावना ऐसी नहीं थी। बहुत तंग आने के बाद फोन के जरिए परेशान कर करके उसने इस तरीके से परेशान कर दिया कि जयश्री ने ये सारी बातें अपने पापा घनश्याम जी को बताई। घनश्याम जी ने अपनी बीवी को ये सारी चीजें डिस्कशन की। उसके बाद दोनों ने फैसला किया कि ठीक है बच्चों, अपनी बेटी को कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुमने हमें सारी चीजें बता दी हैं, अब ये सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परिवार का मैटर था तो घनश्याम जी पुलिस के पास नहीं गए। क्या जाके बोलेंगे कि जो मैं उसका मामा हूं, जो लड़के को हमने पढ़ाया लिखाया, पीओ का एग्जाम दिलवाया, वो हमारी बेटी को छेड़ रहा है, हमारी बेटी से शादी करना चाहता है, उसकी गंदी नजर है हमारी बेटी पर, तो समाज में लांछन भी लगेगा। इसलिए पुलिस के जाने के बजाय वो उनकी माताजी या कहें जो उनकी जो छोटी बहन थी, उनको फोन कर कहते हैं कि देखो अपने बच्चों को समझाओ, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो मेरी बेटी से शादी करने के लिए आतुर है और बार बार परेशान करता है। अंगूरी बाई जो कि छोटी बहन थी, कई सारे एहसान थे पैसों के लिए, जो भी अलग अलग तरीके से मदद किया करता था भाई, उन्होंने कहा अंगूरी बाई ने कि ठीक है भैया, मैं आप जैसा बता रहे हैं मैं उसको समझाऊंगी, ये पागल है, आप इसकी बातों को सीरियसली मत लीजिए, मैं इस सारी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करती हूं। इधर अंगूरी बाई ने अपने बेटे अनुराग को डांटा, फटकारा और समझाया कि देखो वो रिश्तेदार हैं हमारे, उन पर कई सारे एहसान है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अनुराग की मां बार बार ये कहती है कि वो तुम्हारी बहन है, हमारा उन पर एहसान है और कई तरीकों से मदद की है, समाज क्या कहेगा कि भाई बहन के बीच में शादी हो गई है, ये किसी भी समाज को एक्सेप्ट नहीं होगा, कोई तुम्हारे प्यार को नहीं अपनाएगा। तुम उस लड़की का ख्याल, अपनी बहन को बीवी बनाने का जो ख्याल है, दिमाग से निकाल कर फेंक दो। अब इधर जो मां जब डांट रही थी, समझा रही थी, अनुराग को लगता है कि ठीक है मां समझा रही, तो कुछ दिनों के लिए वो शांत हो जाता है। इधर जब जयश्री को लगता है कि सारा मामला सुलझ चुका है, परिवार को भी लगता है कि ठीक है जब बेटी जवान हो चुकी है, शादी करने का वक्त आ चुका है, उसके लिए एक अच्छे लड़के की तलाश की जाती है जो कि उसी अस्पताल में काम करता था। परिवार की सहमति से शादी की जो तारीख भी पक्की हो जाती है, लेकिन उससे पहले वो लोग सगाई करते हैं। अब जो सगाई की जो तस्वीरें हैं, जब जयश्री और जो दोनों की सगाई हो जाती है होने वाले पति से, तो कुछ दिनों के बाद, जिस दिन सगाई हुई उस दिन फोटो नहीं डाली गई, कुछ दिनों के बाद वो सोशल मीडिया पर फोटो डालती है और बताती है कि वो एंगेज हो चुकी है, सगाई हो चुकी है। इधर जो अनुराग है उसने अपने दिमाग में अपनी बहन को बीवी बनाने का जो सपना देखा था, उन फोटो को देखकर वो जल भुन जाता है अंदर से। उसे लगता है कि अब तो सगाई होगी, जल्द तो शादी भी हो जाएगी और मेरी दुनिया से जयश्री निकल जाएगी। दोनों रिलेशन में नहीं थे, एक बस फितूर था दिमाग का कि अपनी बहन को बीवी बनाना है। इसके बाद वो जयश्री को कॉल करता है, धमकाता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो देख लेना एक बहुत बुरा अंजाम होगा। इसके बाद उसके पिता घनश्याम जी को कॉल करके कहता है कि देख लीजिए, आपने अपनी बेटी की शादी तो जबरन करवा दी, लेकिन मैं ही उस लड़की से शादी करूंगा, कोई और लड़का उससे शादी नहीं कर सकता है। घनश्याम जी उसे डांटते हैं, लेकिन वो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके दिमाग में बस चुका है कि उसको अपनी बहन को बीवी बनाना है। अब घनश्याम जी फिर से पुलिस के पास नहीं जाते हैं, वो फिर से अंगूरी बाई को सारी चीजें बताते हैं और मामला शांत करने की कोशिश करते हैं। जिस रोज शादी फिक्स होती है, जानबूझकर उसके भाई को शादी में नहीं बुलाया जाता। उन्हें लगा था कि शादी में अगर ये आएगा तो बवाल खड़ा कर सकता है। अभी जो अनुराग है, जब शादी समारोह में पहुंचता ही, पहले प्रैक्टिस कर चुका था, हथियार लेकर बाइक से लेकर आ चुका था, इसे लग रहा था कि जयश्री शायद वरमाला ना डाले। जब शादी की स्टेज पर पहली बार लड़के ने वरमाला डाला, इसे कोई आपत्ति दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही जयश्री ने वरमाला डाला लड़के के दूल्हे के गले में, इसका जो गुस्सा था 7वें आसमान में पहुंच चुका था।
इसने पूरी भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि पूरी दुनिया तो बेवफा हो चुकी है, वही एक अच्छा सच्चा आशिक है। और भीड़ से चीरते हुए स्टेज पर पहुंचकर वो हथियार निकालता है, देसी कट्टा निकालता है। आसपास आतिशबाजी हो रही है, गाने बज रहे हैं, हर कोई एक दूसरे से बातचीत कर रहा है। वो सीधा गोली पिस्टल तानता है और गोली चला देता है। इसके बाद जो गोली है वो दुल्हन के गले के आर पार हो जाती है। जो दूल्हा है वो दूल्हे पर भी तानने वाला था, तब तक दूल्हा आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर हाथापाई कर ऊपर की ओर कर देता है। जो देसी कट्टा था तब भी ट्रिगर दबता है, तो उसकी एक गोली एक जो मेहमान वहां पर आए थे उन पर लग जाती है, वो भी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। उसके बाद क्या था, शादी समारोह में जितने भी बाराती आते सब ने उसे इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। अब पुलिस भी आती है, पुलिस भी अनुराग को उठाकर लेके जाती है। पुलिस के सामने जो उसने कहानी बताई हमने आपको हूबहू बताने की कोशिश की है। लेकिन अभी जो अगर सच्चा आशिक होता तो कोर्ट में जाकर ही कहता, पहले इसने कहा पुलिस के सामने क्या मुझे फांसी दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोर्ट में जाकर किस तरीके से पलटी खाता है सुनिए। कोर्ट में जाकर कहता है कि सर मुझे तो झूठा फंसाया जा रहा है, क्योंकि जब भी शादी समारोह में मैं पहुंचा वहां पर पहले से ही जयश्री के घर वालों ने गुंडे लगाकर मुझे पिटवाने की कोशिश की, और उसी पिटवाने की कोशिश में मैंने अपने आप के सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी और यही गोली दुल्हन को जाकर लग जाती है। अब क्योंकि जो ये सारी चीजें बताई जा रही है इसके लिए गवाह चाहिए, तो गवाह के तौर पर पूरा का पूरा जो बाराती आए थे हर किसी ने उस अनुराग के खिलाफ गवाही दी थी। और तब जाकर ये जो मामला है, जो केस है अनुराग पर तय होता है और लगभग इसे उसी वक्त आजीवन जेल के लिए रख दिया जाता है। लेकिन 4 साल बाद ये 2015 में इस पर आरोप तय होते ये चले जाता है। 4 साल 2019 तक ये जेल में रहता है और पे रोल पर बाहर आता है। अब एक बार ये फिर से आजाद था, बाहर की दुनिया में वो सांस ले रहा था। जब वापस जेल जाने का वक्त आया तो ये चादर से इसने अपनी जान लेने की कोशिश की। घर पर ये इसने सोचा कि जेल जाने से अच्छा मैं अपनी जान ही दे दूं, क्योंकि जेल में भी हर कोई इसका मजाक बना रहा था, क्योंकि ये इसे कहा जा रहा था कि एक जुनूनी आशिक है, माशूका है। अपनी माशूका को इसने मारा, उसके दूल्हे को भी मार दिया और खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका था। तो जेल की जिंदगी से बोरियत हो चुकी थी, इसे अपनी जो जिससे इसने प्यार किया वो भी नहीं मिली, और इसलिए इसे सोचा कि मैं सबको खत्म कर दूंगा और खुद को भी इस दुनिया से एक तरीके से बाय बाय कह दूंगा। तो फिलहाल जो भाई बहन का जो रिश्ता था, ये जो केस आपको बताता है कि किस तरीके से जो पागलपन अगर दिमाग में सवार होता है तो किसी भी हद तक वो जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये केस बताता है कि ये इन चीजों पर बहुत पहले ही लगाम लगाई जा सकती थी, लेकिन समाज के डर से कोई भाई बहन क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोगों ने अब जब जाके कोर्ट में गवाही दे दी कि एक भाई ने ही अपनी बीवी को या कहें बहन को बीवी बनाने के लिए गोलियों से भून दिया। तो ये चीजें घनश्याम जी चाहते तो बहुत पहले रोक सकते थे, लेकिन वो बस वो टालते रहे और ये टालना ही उन पूरे परिवार पर भारी पड़ गया। तो हम कोशिश करेंगे ऐसे तमाम केसेस जो इस रिकॉर्डिंग क्राइम के जरिए आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाएं। जितने भी क्राइम स्टोरीज या इन्वेस्टिगेशन आप सुनना पसंद करते हैं या चाहते हैं कि हम ऐसी स्टोरीज आपके लिए लेकर आए, तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप ऐसी कौन सी स्टोरीज सुनना पसंद करेंगे। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए रिकॉर्डिंग क्राइम मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।